हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ जीएसटी से रिलेटेड आपका सेकंड वीडियो। इनसे पहले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने टाइप्स का होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम किसी सेकंड पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं या शिफ्ट कर देते हैं। तो देखेंगे क्या लिखा है इसमें। द इनडायरेक्ट टैक्स आर द लेवीज मेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट on the expenditure, consumption, services, rights and privileges, yet not on the property or the income. This includes the duties of the custom paid on import as well as excise duty paid on production and the value added tax on the certain stages of production and the distribution of the product, etc. तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे अपने एक्सपेंडिचर्स पे लगाती हैं, कंजम्पशन पर, सर्विसेज पर और प्रॉपर्टी और इनकम पर, ठीक है। तो इट इज नॉट डायरेक्टली पेड बाय द कंज्यूमर। ओके, so the burden of the indirect tax can be easily transferred, can be easily shifted to the other person. जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप किसी शॉप पे जाते हैं कोई सामान बाय करने, कोई सामान परचेज करने के लिए, कोई गुड्स परचेज करने के लिए। तो आप क्या करते हैं, जो सप्लायर है वो उस पे टैक्स लगा करके, जो उसकी एमआरपी होती है उसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है और आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एमआरपी में इंक्लूडेड है। तो जो सप्लायर था उसने क्या करा, अपना जो बर्डन है वो आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया। सो इट इज नोन एज ए कंजम्पशन टैक्स सिंस दे आर ए रेग्रेसिव मेजर इन एप्लीकेशन एंड नॉट रूटेड इन पेइंग द एबिलिटी। ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना बर्डन होलसेलर पे ट्रांसफर कर रहा है, होलसेलर जो है वो रिटेलर पे ट्रांसफर कर रहा है और रिटेलर क्या कर रहा है, आगे अपना जो बर्डन है वो कंज्यूमर पर शिफ्ट कर रहा है। तो इट इज द टैक्स which can be easily transferred, which can be easily shifted to the other person. बट अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है। आगे बात करेंगे फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पहला है पेमेंट एंड टैक्स लोड। द सर्विस प्रोवाइडर मेक द पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड दिस इज ट्रांसफर टू ए फाइनल कंज्यूमर। अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि इनडायरेक्ट टैक्स में हम क्या कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर अपना बर्डन होलसेलर को ट्रांसफर कर रहा है, एक होलसेलर अपना बर्डन रिटेलर को ट्रांसफर कर रहा है और एक रिटेलर अपना जो बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर यानी कि हम सभी लोग, हम पे ट्रांसफर कर रहा है। सो इट इज द indirect tax. Second है liability of tax. Here the seller or the service provider make the payment on the indirect tax which are transferred to the final consumer. ठीक है। तो जो सेलर है वो टैक्स कौन पे कर रहा है, यहाँ पर जो सेलर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन उसका जो बर्डन है, ठीक है, वो कौन वास्तव में उसको बियर कर रहा है, वो कर रहा है उसका फाइनल कंज्यूमर। तीसरा है नेचर। इनिशियली इनडायरेक्ट टैक्स यूज टू हैव ए रिग्रेसिव नेचर, yet now with the coming of GST they have become quite progressive। ठीक है। तो जो हमारा इंडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मतलब कि जैसे जैसे किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जो टैक्स का रेट है, जो स्लैब है, वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, एक कोई गरीब है, एक कोई पुअर पर्सन है, कोई रिच पर्सन है, दोनों ही क्या है, गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो दोनों को सेम रेट से ही टैक्स पे करना पड़ेगा, दोनों को सेम रेट से ही जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो ये हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या है, एक रिग्रेसिव है। यहाँ पर रिच और पुअर में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, दोनों एक समान के लिए सेम रेट से जीएसटी पे करेंगे। ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। और जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। उसके बाद है इवेजन। इनडायरेक्ट टैक्स आर हार्ड टू इवेट ड्यू टू द डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन थ्रू द गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्स को इवेट मतलब चोरी करना, टैक्स की चोरी करना इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स आप पे कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपकी
प्राइस में इंक्लूड है, तो आप उससे बच नहीं सकते हो। आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो देन यू हैव टू पे टैक्स एट एनी हाउ। वहां पर कोई भी आपको टैक्स से बचने का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आपके प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड है। लेकिन इनकम टैक्स में हम क्या करते हैं, टैक्स को बचाने के तरीके ढूंढते हैं, टैक्स को चोरी करने के तरीके ढूंढते हैं। तो वहां पर हम इनकम टैक्स की चोरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। मोस्ट इनडायरेक्ट टैक्स आर लार्जली ग्रोथ ओरिएंटेड सिंस दे डीमोटिवेट द कंज्यूमर एंड एनकरेज द सेविंग्स। ओके, तो हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं और वो कंज्यूमर को मोटिवेट करते हैं कि वो सेविंग करें। क्योंकि आप जब भी कोई सामान खरीदेंगे तो आपको पता है कि वो सामान जो है वो इतने का पड़ेगा हमें, तो आप क्या करेंगे, कम से कम इन्वेस्ट करेंगे और आप सेविंग को ज्यादा करना पसंद करेंगे। उसके बाद है सोशल कवरेज। द इनडायरेक्ट टैक्स हैज ए मच लार्जर कवरेज सिंस देयर चार्जेस फॉल्स अपॉन ईच इंडिविजुअल बाइंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्कोप है, जो उसका कवरेज है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स, बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि कोई भी पर्सन जो भी सामान को खरीद रहा है या जो सर्विस को ले रहा है वो टैक्स पे करेगा ही करेगा। तो इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में जिसको इनकम होगी वही टैक्स पे करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हर पर्सन, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ तो सामान खरीद ही रहा है ना, तो यहाँ पर इसका जो स्कोप है इट इज क्वाइट वाइड एज कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्स। आगे हम आगे हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1 है टैक्स इम्पोजिशन। This tax is directly the taxpayer's income and this tax on the taxpayer for the goods and services availed or purchased. Okay, तो यहाँ पर हम जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी। तो डायरेक्ट टैक्स में जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो टैक्स होता है वो इनकम पे होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो टैक्स लगाया जाता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद है पेमेंट कोर्स। दिस टैक्स इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट एंड दिस टैक्स इज इनडायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पर्सन जिसको इनकम हो रही है that only he will be liable to pay the tax to the government, but यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर अपना बर्डन किसको ट्रांसफर कर रहा है? होलसेलर को। होलसेलर अपना रिटेलर को ट्रांसफर कर रहा है और रिटेलर अपना बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो टैक्स पे कर रहा है वो इनडायरेक्टली तरीके से किया जा रहा है। उसके बाद है पेइंग एंटिटी। दिस टैक्स आर पेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द बिजनेसेस। तो यहाँ पर जो टैक्स पे कौन कर रहा है? एक इंडिविजुअल और एक बिजनेस पे कर रहे हैं, और यहाँ पर बाय द एंड कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स में फाइनल बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है? एंड कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, वो आगे अपना बर्डन किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो जो फाइनल बर्डन है वो कौन कंज्यूम कर रहा है, उसको कौन बियर कर रहा है? एंड कंज्यूमर। उसके बाद है रेट ऑफ पेमेंट। द रेट ऑफ टैक्स इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड इनकम। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स, जो टैक्स का रेट होता है, हर साल जो बजट पास होता है, जो जिसको फाइनेंस मिनिस्टर पेश प्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जो टैक्स का जो रेट होता है वो हर साल क्या होता है? रिवाइज होता है। ठीक है, जैसे कि पिछले साल हमारा जो स्लैब ऑफ इनकम था वो 4 लाख था, तो अब वो 5 लाख हो गया है। ठीक है, तो यानी कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जो है इसको चेंज करती रहती है। इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बट यहाँ पर टैक्स रेट आर द सेम फॉर एवरीवन। यहाँ पर चाहे मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी, चाहे कोई रिच है चाहे कोई पुअर है, दोनों सेम रेट से ही टैक्स पे करेंगे। कोई भी हम सामान खरीद रहे हैं, चाहे उसको कोई रिच पर्सन खरीद रहा है चाहे कोई उसको पुअर पर्सन खरीद रहा है, दोनों के लिए जो प्राइस रहेगा प्रोडक्ट का वो सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद है transferability of tax. This type of tax is non transferable and this type of tax is transferable. Very very important. तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारा नॉन ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि इसका बर्डन हम किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जिसको भी इनकम हो रही है दैट ओनली ही विल बी लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है? यहाँ पर जो बर्डन है वो हम दूसरे पर्सन को शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरर अपना बर्डन होलसेलर को ट्रांसफर कर रहा है, होलसेलर अपना बर्डन रिटेलर को ट्रांसफर कर रहा है, और रिटेलर अपना टैक्स का बर्डन
एंड कंज्यूमर को ट्रांसफर कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांसफरेबल होता है। उसके बाद है नेचर ऑफ टैक्स। दिस स्टेप इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड दिस इज रिग्रेसिव नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेसिव मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे किसी इनकम की पर्सन की इनकम बढ़ती जाती है, ठीक है, तो वैसे वैसे उसका जो टैक्स का रेट है वो भी बढ़ता जाता है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, प्रोग्रेसिव है। डायरेक्ट टैक्स हमारा क्या है, प्रोग्रेसिव है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, चाहे कोई रिच है चाहे कोई पुअर है, दोनों के लिए जो प्रोडक्ट के प्राइस है दैट विल बी सेम, तो इट्स दैट्स व्हाई इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। उसके बाद है टाइप ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एंड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, the examples of sales tax, service tax, value added tax, तो यहाँ पर हमारा अभी स्टूडेंट्स क्या हो गया, जीएसटी आ गई है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो एग्जांपल है दैट इज द जीएसटी। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, टैक्स कलेक्शन। कलेक्शन दिस टाइप ऑफ टैक्स इज डिफिकल्ट एंड द कलेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ टैक्स इज इजी। व्हाई सो? स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया इनकम टैक्स को बचाना बड़ा आसान होता है, वहां पर इनकम टैक्स की चोरी करना बहुत आसान होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में हम टैक्स की चोरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसमें ऑलरेडी जो टैक्स है वो इंक्लूड है, तो यहाँ पर हम टैक्स से नहीं बच सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में टैक्स की चोरी करना और टैक्स को बचाना आसान होता है, तो इसलिए उसको जो कलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कि टैक्स को बचाना आसान नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड है, तो यहाँ पर जो टैक्स का जो कलेक्शन है इट इज क्वाइट इजी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, I hope all the points are very clear to all of you. और in the next video I will discuss about the GST। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो GST के ऊपर है, तो मैंने आपके जो 2 वीडियो हैं उसमें मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया है कि टैक्स क्या होता है, ठीक है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और इसके कितने तरह के टाइप्स होते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द जीएसटी। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसी ही नई नई वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकूं और मुझको थोड़ा एक मोटिवेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन, दिस साइड डॉक्टर ज्योति। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जो कि आपका जीएसटी से रिलेटेड है। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो दे चुकी हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया था कि टैक्स हमारा क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं और इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि रिलेटेड है कि जीएसटी के आने से पहले हमारे कौन कौन से टैक्स हुआ करते थे। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स हमारा अब जो है वो जीएसटी आ चुका है। ठीक है, जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका है। तो जीएसटी के आने से पहले हमारे कौन कौन से तरह के टैक्स हुआ करते थे, तो जिनको गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया है, अंडर द जीएसटी, एक जीएसटी के अंदर सबस्यूम्ड कर दिया है। तो कौन कौन से टैक्स हुआ करते थे, आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा सर्विस टैक्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा कि सर्विस टैक्स क्या होता है। सर्विस टैक्स जैसे कि it is a tax which is levied on the service provided by the entity. If an entity is providing any services, they are required to levy the service tax on the same, and this service tax is collected from the recipient of the service and deposited with the central government. तो students, अगर आप कोई भी सर्विस को अवेल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू वॉच ए मूवी, और यू आर गोइंग फॉर द डिनर इन ए रेस्टोरेंट, तो आप क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। आप क्या करते हैं, सॉरी, सर्विस टैक्स पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड जो भी सर्विस ले रहा है, जो भी रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है, वो टैक्स पे करेगा। उसी टैक्स को हम क्या कहते थे, सर्विस टैक्स कहते थे। ठीक है, यहाँ पर 2 पर्सन होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस रिसिपिएंट।
तो जो सर्विस रिसिपिएंट है, जैसे कि आप एक मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या है, आप एक रिसिपिएंट है, आप किसको टैक्स पे करेंगे, आप जो भी सर्विस आपको दे रहा है, तो सर्विस के ऊपर जो भी टैक्स लगता है उसको हम सर्विस टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी। Excise duty is an indirect tax levied on those goods which are manufactured in India. The taxable event in this case is the manufacture, and the liability of the central excise duty arises as soon as the goods are manufactured. It is a tax on manufacturing which is paid by the manufacturer, who passes its incidence on to other customers and recovers the same from them. ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी हमारी क्या होती थी, इट इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी कि हम कोई भी सामान को बना रहे हैं जिसका प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, तो हम उसके ऊपर एक टैक्स पे करते थे, जिसको हम एक्साइज ड्यूटी कहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होलसेल रेस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करने की, वो किसकी है, मैन्युफैक्चरर की है, मैन्युफैक्चरर पे करेगा क्योंकि वो सामान को क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो अपने जो बर्डन है वो अदर कस्टमर्स को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी विच इज पेड ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स। थर्ड है वैट, इसको हम वैल्यू एडिड टैक्स भी कहते हैं। वैट स्टैंड्स फॉर द वैल्यू एडिड टैक्स एंड इट इज लेविड ऑन द सेल ऑफ मूवेबल गुड्स इन इंडिया। ठीक है, VAT is a multi-point destination-based system of the taxation, which is tax being levied on the value addition at each stage of the transaction in the production and distribution chain. The term value addition implies that increase in the value of the goods or services at each stage of the production or the transfer of the goods. It is a tax on the final consumption of the goods and services, and it is ultimately borne by the consumer. ठीक है, तो जो वैट होता था, इसको इसका फुल फॉर्म है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि हम जब भी हम किसी सामान को सेल करेंगे, ठीक है, जो भी सप्लायर है जो सामान को सेल कर रहा है इंडिया के अंदर, वो वैट पे करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था। जब भी जितनी बार भी सामान को सेल किया जाएगा, एट ईच स्टेज आपको ये वैल्यू एडिड टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज अ टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, इट इज अ टैक्स और टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड ऑन द गुड्स विच आर इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अगर आप किसी गुड्स को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या बाहर से अपने इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, तब आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो इट इज अ टैक्स विच इज पेड ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उसके बाद फिफ्थ है हमारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। Security transaction tax, it is a type of indirect tax which is levied at the time of sale or purchase of the securities through the Indian Stock Exchange. तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि कोई भी पर्सन अगर वो शेयर्स को क्या कर रहा है, खरीद रहा है या उसको बेच रहा है, तो वो गवर्नमेंट को क्या पे करेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करेगा। These securities include the shares, mutual funds, foreign future and options transactions. Securities transaction tax was introduced in India by the 2004 budget, and it is applicable with effect from 1st April 2004. तो जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, इसमें हमारे शेयर्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रांजेक्शंस होती हैं। और जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है वो इंडिया में कब आया है, 2004 के बजट में आया है, और इसको इंडिया में कब एप्लीकेबल किया गया है, 1 अप्रैल 2004 को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जीएसटी के आने से पहले ये हमारे इतने तरह के टैक्स हुआ करते थे, जिसमें हमने पढ़ा कि सर्विस टैक्स होता था, ठीक है, और हमारा वैल्यू एडेड टैक्स होता था, और हमारा कस्टम ड्यूटी होती थी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता था, और हमारा सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी होती थी। तो अब ये सभी जो भी जितने भी टैक्स आपने अभी देखे, इन सबको हटा करके गवर्नमेंट ने किसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, जीएसटी। ठीक है, ऑल दिस टैक्स आर सबस्यूम्ड अंडर द वन सिंगल टैक्स which is indirect tax and which is GST. ड्रॉबैक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर द जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी के आने से पहले ये जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, इसके क्या क्या ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से जीएसटी को लाया गया। तो स्टूडेंट्स, क्या क्या ड्रॉबैक रहे होंगे जिसकी वजह से जीएसटी को लाया गया, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला लिखा है, बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स regime in India, the indirect tax structure was fragmented, complicated, and riddled with the numerous defects. The direct tax system in India is comprised of multiple tax levied at the different stages of the supply chain, including the central excise duty, service tax, value-added tax, central sales tax, and other levies. These taxes were levied by the different authorities, resulting in a complicated and confusing tax structure.
सो हियर आर द सम ऑफ द मेजर डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि जीएसटी के आने से पहले हमारे मल्टीपल टैक्स हुआ करते थे। जैसे हम कोई सामान को सेल कर रहे हैं तो हम वैट पे करते थे, हम कोई सर्विस ले रहे हैं तो हम सर्विस टैक्स पे करेंगे, अगर हम किसी सामान को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, अगर हम किसी सामान को बना रहे हैं तो हम एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे, है ना, अगर हम शेयर्स में डीलिंग कर रहे हैं तो हम सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करेंगे। तो जीएसटी के आने से पहले हमारे मल्टीपल टैक्स हुआ करते थे स्टूडेंट्स, जिसको मेंटेन करना, जिसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, तो उसमें बड़े हमारे ड्रॉबैक थे। तो जिसकी वजह से उसमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी, सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ा, सभी की उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जीएसटी को लाना इम्पोर्टेंट हो गया। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि जीएसटी के आने से पहले इंडायरेक्ट टैक्स के में क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से जीएसटी को लाया गया। तो पहला पॉइंट है कैस्केडिंग इफेक्ट। स्टूडेंट्स, कैस्केडिंग होता है डबल टैक्सेशन। ठीक है, one of the significant problem with the pre-GST indirect tax system was the cascading effect of tax. It is known as a tax on tax. ठीक है, तो हम क्या करते थे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था वैट लगा करता था, तो वैट मतलब जितनी बार भी सामान को हम सेल करेंगे, ठीक है, उतनी स्टेज पर, एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी बार भी वो सामान बनेगा या उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेल होगा, उतनी बार हम उस पर टैक्स पे करेंगे। सो इट वहां पर क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा करता था। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम टैक्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो फाइनल बर्डन तो कंज्यूमर को ही पड़ रहा है ना, तो जिसकी वजह से क्या हो गया जो प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो बढ़ता जाता था। ठीक है, वो और जो सामान है वो महंगा होता जाता था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हमारा बढ़ जाता था, है ना। तो प्रोडक्ट के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जा रहा है, जितनी बार भी वो सामान जो है सेल हो रहा है तो टैक्स लग रहा है, जिसकी वजह से उसको खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता था, और वो कंज्यूमर के लिए क्या हो जाता था, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता था। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द प्री जीएसटी। सेकंड है मल्टीपल टैक्सेस एंड रेट्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जीएसटी के आने से पहले बहुत तरह के टैक्स लगा करते थे, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, तो मल्टीपल टैक्स रेट हुआ करते थे, जिसको मेंटेन करना, जिसका रिकॉर्ड उठा करके रखना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, सबका हमें अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया था, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तीसरा है कंपाइलेंस बर्डन। ठीक है, अब क्योंकि मल्टीपल टैक्स हुआ करते थे तो सभी का हमें क्या करना है, सेपरेट रिटर्न फाइल करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सेपरेट हमें उसका ऑडिट करना है, जिसकी वजह से हमारा जो बर्डन है, कंपाइलेंस बर्डन, उनको कंपाइल करना बिजनेस के लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, एंड स्पेशली फॉर द स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो सभी को अच्छे से मेंटेन कर सकें, सभी का प्रॉपर फाइलिंग कर सकें, सभी का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। सो इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग। तीसरा था, फोर्थ था टैक्स इवेजन। तो जीएसटी के आने से पहले क्योंकि हमारे मल्टीपल टैक्स हुआ करते थे, ठीक है, तो मैनी बिजनेसेस फाउंड वे टू इवेट द टैक्स। हर कोई जो जो भी बिजनेसमैन है वो ये चाहता था किसी तरह से मेरा टैक्स बच जाए, तो उसके लिए वो क्या करता था, अंडर रिपोर्टिंग द सेल्स, क्लेमिंग द फॉल्स एजम्पशंस, क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट fraudulently. So this resulted in loss of revenue for the government and at uneven playing field for the complaint businesses. तो स्टूडेंट्स, तो जीएसटी के आने से पहले क्योंकि हमारे मल्टीपल टैक्स हुआ करते थे, सभी का हमें सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता था। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो हर कोई ये बिजनेसमैन ये चाहता था कि इसी तरह से अपने टैक्स को चोरी करना, टैक्स को कम करना। उसके लिए वो क्या करता था, अपनी सेल्स को बढ़ा के सेल्स को कम दिखाता था, अंडर एस्टिमेट करके दिखाता था, और जो झूठी झूठी एग्जाम्पशंस हैं, जो फॉल्स एग्जाम्पशंस हैं, उनको लेने की कोशिश करता था। ठीक है, तो टैक्स इवेजन हमारा आसान हो गया था। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। द प्री जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम lacked uniformity across the state and industries. Different state had different tax rate and industries were subject to different tax laws and exemptions. ठीक है, तो डिफरेंट स्टेट्स में हमारे डिफरेंट टैक्स रेट हुआ करते थे। ठीक है, अभी जैसे हमारा जो जीएसटी है वो सभी स्टेट्स में क्या है, सेम रेट से है। ठीक है, लेकिन
जो हमारा जीएसटी के आने से पहले मल्टीपल टैक्स थे, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग तरीके से अलग अलग रेट से लगा करते थे, जिसकी वजह से वो क्या हो गया था, यूनिफॉर्मिटी खत्म हो गई थी। दिस रिजल्टेड ए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन द टैक्स रिजीम, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द बिजनेसेस टू प्लान एंड इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्योंकि कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, बची थी। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई थी, तो बिजनेस के लिए अपने फ्यूचर प्लानिंग करना और अपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, उसकी पूरी प्लानिंग करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। सो in conclusion, the pre-GST indirect tax system in India was fraught with several defects, making it complicated, time-consuming, expensive for the businesses to comply with the tax laws. ठीक है, तो लास्ट में जो कंक्लूजन है वो ये निकला कि जीएसटी के से पहले जो भी हमारा इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, उसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, टाइम कंज्यूमिंग था और एक्सपेंसिव था बिजनेस के लिए उसको कंपाइल करना with the tax laws. The implementation of the GST regime in India in July 2017 has simplified the tax structure, reduced the compliance burden, eliminated the cascading effect of tax. ठीक है, तो जब जीएसटी हमारा आया, तो जीएसटी इंडिया में आया है जुलाई 2017 में, तो जिसकी वजह से हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया है। कंपाइलेंस बर्डन, उसको कंपाइल करना, क्योंकि सिंगल टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स है, तो उसका जो उसको कंपाइल करना भी बहुत आसान हो गया है, वो बर्डन हमारा कम हो गया है। और कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, यानी कि जो डबल टैक्स है वो भी हमारा खत्म हो गया है। GST regime has brought much needed uniformity and transparency to the indirect tax system, making it easier for the business to operate and grow. ठीक है, तो क्योंकि जीएसटी के आने के बाद हमारा सारे जितने भी डिफेक्ट्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है, क्योंकि हर चीज़ हमारी ऑनलाइन है, हमें ऑनलाइन ही रिटर्न फाइल करना है, ऑनलाइन ही टैक्स पे करना है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, कंपाइलेंस बर्डन हमारा इजी हो गया है, कंपाइलेंस बर्डन हमारा खत्म हो गया है, और कैस्केडिंग डबल डबल जो टैक्सेशन है वो हमारा खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत इजी हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कि जीएसटी के आने से पहले हमारे कितने तरह के जो टैक्स हैं वो लगा करते थे, और जीएसटी के आने से पहले हमारा जो भी टैक्सेशन सिस्टम था, जो भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, उसमें क्या क्या कमियां थी, जिसकी वजह से हमें जीएसटी को लाना जरूरी हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द जीएसटी मीनिंग एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। So till then, students, take care, bye bye, and please like and subscribe my channel.